सभी बच्चों को राम राम। आज से मैं अपना यूट्यूब चैनल ए और मैथ्स स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं क्लास 10 से रिलेटेड कंटेंट को पोस्ट करूंगा। सारे चैप्टर्स को मैं टॉपिक वाइज पोस्ट करूंगा और उसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, इन डेप्थ समझ में आ जाए। जैसे ही चैप्टर सारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके की प्लेलिस्ट लेके आऊँगा। जैसे कि मैं एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाऊँगा आपको, पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाऊँगा, केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे उसमें और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, जो कि आपका आप देख सकते हैं रियल नंबर चैप्टर आपका पहला। ठीक है, रियल नंबर चैप्टर है, ये हमको करना है। चैप्टर को करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है अंकित सिंह और मैंने बीटेक किया हुआ है। पिछले 11 साल से मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ 9 से 12 के बच्चों को। तो रियल नंबर चैप्टर में हम लोग को बेसिकली जो सीबीएसई का पहला चैप्टर है, उसमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है, उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ना है और प्रूविंग ऑफ इरेशनल पढ़ना है, इरेशनल नंबर पढ़ना है। तो ये 3 टॉपिक रहेंगे और ये बहुत इजी चैप्टर है। इसका वेटेज जो सीबीएसई में रहता है वो 6 मार्क का रहता है। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर होने की वजह से आप आराम से 6 नंबर ले सकते हैं। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, जैसे कि प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, है ना, और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। आई होप सभी को पता होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ होगा। ठीक है ना। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स ऐसे नंबर होते हैं जो गिवन नंबर को डिवाइड कर सके। तो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होने चाहिए और एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए। एक तो 1 डिवाइड कर पाएगा उस नंबर को और एक नंबर इटसेल्फ डिवाइड कर पाएगा गिवन नंबर को। जैसे 2 का जो फैक्टर्स होते हैं, 2 के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होता है? एक तो 1 होता है और एक 2 होता है, तो उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं। ऐसे ही 3 के साथ मैं बोल सकता हूँ 3 के भी 2 फैक्टर हैं, 1 एंड 3। 5 के भी 1 एंड 5। 7 के भी 2 फैक्टर हैं, 1 एंड 7। 11 के भी 2 फैक्टर हैं, 13 के भी 2 फैक्टर हैं। एक तो 1 डिवाइड कर पाएगा और एक 13 डिवाइड कर पाएगा। तो प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ। मतलब एक तो 1 उसको डिवाइड कर पाएगा और वो खुद नंबर अपने आप को डिवाइड कर पाएगा, और कोई भी नंबर उसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो होते कौन कौन से? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है एंड 13 होता है। और ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स के बाद हमको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं। यहाँ पर तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, यहाँ पर 2 से अधिक डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए। एक तो 1 नंबर होगा, मतलब 1 तो सभी नंबर को डिवाइड कर पाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि 1 तो हमेशा हर नंबर का फैक्टर होता है। और एक नंबर इटसेल्फ, हर नंबर अपने आप को डिवाइड कर पाता है, तो नंबर इटसेल्फ तो हमेशा आएगा। ठीक है ना। बट कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर करने हैं तो कुछ और भी नंबर आ जाएंगे उसके फैक्टर बेसिकली, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 4 की बात करूं आपसे, तो 4 को कौन कौन डिवाइड कर पाता है? एक तो 1 डिवाइड कर पाता है, 2 डिवाइड कर पाता है, 3 डिवाइड नहीं कर पाता है, और 4 को इटसेल्फ 4 भी डिवाइड कर पाएगा। तो एक तो 1 हो गया, एक नंबर इटसेल्फ हो गया, और कुछ अदर नंबर आ गए, जैसे कि इस केस में 2 भी आ गया था। तो 4 जो हो गया एक कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि इसके मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर आ गए। ऐसे 6 के बारे में सोच लेते हैं। 6 के फैक्टर जो होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3 एंड 6। एक तो 1 हो गया, नंबर इटसेल्फ हो गया, और 2 अदर नंबर आ गए, तो इसके भी 2 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट फैक्टर हो गए। ऐसे ही 8 के फैक्टर क्या होते हैं? 8 के फैक्टर क्या आते हैं? एक तो 1 आता है, 2 आता है, 4 आता है और 8 आता है, तो इसके भी 1 और इटसेल्फ के अलावा 2 और 4 अदर फैक्टर्स आ गए। तो कुल मिलाकर के ये जितने भी नंबर लिखे हैं 4, 6, 8, 9, 10 एंड 12, इनके 2 से अधिक डिस्टिंक्ट फैक्टर आएंगे, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होगा एंड द नंबर इटसेल्फ होगा। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5, 7, 11, 13, और आगे भी बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे 17 होता है, 19 होता है, 23 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नंबर हो गए, 23, ऐसे बहुत सारे नंबर हो गए।
कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा और खुद से डिवाइड हो जाएगा, और कुछ और भी नंबर्स आएंगे जिनसे वो डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10 एंड 12 एंड और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। जिससे मैंने कुछ ही एग्जाम्पल कोट किए हैं। अब हमको प्राइम नंबर समझ में आ गया, कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। कुछ हमको पॉइंट ध्यान रखने हैं, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि 1 जो होता है ना, वो ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। तो बेटा प्राइम ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें केवल एक ही फैक्टर आएगा 1, है ना। जबकि मैंने प्राइम की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी कि उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आने चाहिए। क्या आने चाहिए? एग्जैक्टली 2 फैक्टर आने चाहिए। बट 1 को तो केवल 1 ही डिवाइड कर पाएगा, है ना। एक्चुअली में इसमें 1 और नंबर इटसेल्फ क्या हो गया, मर्ज हो गया, क्योंकि 1 ही है तो 1 को तो 1 ही डिवाइड कर पाएगा। लेकिन प्राइम नंबर उनको बोलते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, है ना। यहाँ पर तो केवल एक ही फैक्टर आ रहा है, तो इसलिए 1 इज नाइदर प्राइम और कंपोजिट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए थे। यहाँ पर तो सिंगल फैक्टर है, तो प्राइम ही नहीं है, तो कंपोजिट क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमको समझना है दैट इज कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। मतलब जो 2 होता है ना, वो इकलौता इवन नंबर होता है और साथ के साथ प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना। इसके बाद कोई भी इवन नंबर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कंपोजिट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। आप देख भी लीजिए कि मैंने यहाँ पे 4, 6, 8, 9, 10 एंड 12 सब नंबर मेंशन कर रखे हैं। और ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो कि कंपोजिट भी हो वो 10 होता है। 10 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है ना। आई थिंक प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आपको समझ में आ गया। एक बार मैं सम अप कर देता हूँ। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। एक तो वो 1 से डिवाइड हो पाएगा एंड नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होगा, ठीक है ना। फैक्टर मतलब जो गिवन नंबर को डिवाइड कर सके। तो 2 जो है वो 1 और 2 से डिवाइड होगा, 3 जो होगा 1 और 3 से डिवाइड होगा, 5 जो होगा 1 और 5 से डिवाइड होगा, 7 जो होगा 1 और 7 से डिवाइड होगा, 11 जो होगा वो 1 एंड 11 से डिवाइड होगा, एंड 13 जो होगा 1 एंड 13 से ही डिवाइड होगा, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका कंपोजिट नंबर। इसके एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर आएंगे पक्का, है ना। एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, नंबर इटसेल्फ से डिवाइड हो जाएगा, और कुछ और भी नंबर आएंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 12 की अगर मैं बात करूं तो 12 किस नंबर से डिवाइड हो पाएगा, या उसके 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है एंड 12 होता है ना। तो 12 भी आपका क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। 1 जो होता है ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। उसका रीजन क्या है प्राइम ना होने का, क्योंकि इसका एक सिंगल ही फैक्टर होता है, जबकि प्राइम की कंडीशन होती है एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए। 2 जो होता है ओनली इवन प्राइम नंबर होता है। मतलब 2 जो होता है ना वो इवन नंबर होता है और साथ के साथ प्राइम नंबर भी होता है, इकलौता। उसके बाद जो इवन नंबर आता है 4, वो कंपोजिट नंबर होता है, और उसके बाद जितने भी इवन नंबर आएंगे वो सारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर आएंगे, ठीक है ना। और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर जो होता है वो 10 होता है, और कंपोजिट नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 4 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 4 से स्टार्ट किया है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लैरिटी आ गई होगी। तो चलिए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। हमको ये प्रूव करना है, पता करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो हमें पता है कि कंपोजिट नंबर तो एक ही शर्त पे हो सकता है कि ऐसा नंबर हम लोग प्रूफ कर दें कि उसके 2 से अधिक डिस्टिंक्ट फैक्टर आ जाए, है ना। 1 नंबर इटसेल्फ एंड सम अदर। तो कुल मिलाकर के हमको 2 से अधिक उसके फैक्टर्स प्रूफ करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है हमको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर को लिख लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे। सो वी आर लेफ्ट विद 7 इंटू 11 इंटू
1 प्लस 1। जब भी हम लोग कोई नंबर कॉमन लेते हैं तो उसके प्लेस को 1 से रिप्लेस करना होता है, तो 1 बच जाएगा। अगला स्टेप हो जाएगा 13 इंटू 7 इंटू 11 इज 77 इंटू 1 अगेन 77 एंड प्लस 1, ठीक है ना। तो हो जाएगा 13 इंटू 78, है ना। अब इसके इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 इंटू 78 इंटू 1 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया है क्योंकि नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन थी ना, वो 13 से भी डिवाइड हो जाएगी, 78 से भी डिवाइड हो जाएगी और 1 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि दिस नंबर कंटेन्स मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर। जो हमने शो कर दिए वो कौन कौन से हैं, तो 1 है, 13 है एंड 78 है। और भी इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है ना, बट मैंने तो 2 से अधिक प्रूव कर दिया ना, तो ये आपका क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। हेंस गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। इसको मैं नंबर इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि ये आपकी एक वैल्यू ही आएगी, है ना। एक्सप्रेशन बोलना है तो आप एक्सप्रेशन बोल दो, और नंबर बोलना है तो आप नंबर बोल दो। अल्टीमेटली इट इज अ कंपोजिट नंबर। एक बार सम अप कर देता हूँ। कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके 2 से अधिक डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर को लिखा, इसमें से 13 कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेते हैं तो जो भी नंबर आएगा वो तो आएगा ही, कॉमन के प्लेस पे आ जाएगा 1 यहाँ पे भी आ जाएगा। 7 इंटू 11 इज 77 एंड प्लस 1 इज 78। तो ये कितना हो जाएगा, अब इसमें हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 13 इंटू 78 इंटू 1। तो कुल मिला करके हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर है ना, इसके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर आ गए। कौन कौन से, एक तो 1 आ गया, 13 आ गया एंड 78 आ गया। हेंस गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। आप चाहें तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन भी कोट कर सकते हैं यहाँ पे। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, हैविंग द नंबर हैविंग मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा। तो एक बार इस नंबर को लिख लेता हूँ, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें से हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे, सो वी आर लेफ्ट विद 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है ना। जब कॉमन लेते हैं ना तो 1 बचता है, यहाँ पर तो मैंने 1 लिखा नहीं, बट यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 7 इंटू 6 इज 42 एंड 4 इंटू 3 इज 12 इंटू 2 इज 24 एंड प्लस 1। 42 और 24 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू 2 इज 8, 4 इंटू 4 इज 16, फिर ये हो जाएगा 48, जाएगा 8, सॉरी ये आएगा 84, तो ये आएगा 8 10 108 आ जाएगा। 5 इंटू 1008 प्लस 1, so ultimately it would be simply
5 इंटू 1009। पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग क्या करेंगे, 5 इंटू 1009, है ना, कितना आएगा 1009, और इंटू हम लोग क्या कर देंगे 1 कर देंगे। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 है, 5 है एंड 1009 है। Hence given number is composite। आप चाहें तो पिछले क्वेश्चन की तरह ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। कंपोजिट नंबर प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या प्रूफ करना होगा कि उसके 2 से अधिक डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट फैक्टर प्रूफ कर लिखते हैं हम लोग, है ना। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में लिखा था 13 इंटू 78 इंटू 1, और इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखा 5 इंटू 1009 इंटू 1। आई होप इतना क्लैरिटी होगी। तो अपने टॉपिक पे आते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि रियल नंबर का पहला टॉपिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझने से पहले एक बार उसका स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, every composite number can be written or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occur। अभी बहुत बड़ा सा कुछ लिखा हुआ है ना, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, मतलब कि हर कंपोजिट नंबर को हम लोग लिख सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा या ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, जैसे मैं समझाता हूँ आपको क्या कह रहा हूँ मैं। जैसे 12 है ना, 12 के जब प्राइम फैक्टर करोगे आप तो वो कंपलसरी 2 इंटू 3 ही आएंगे, और कुछ नहीं लिखा जा सकता इनको, मतलब कि 2 स्क्वायर इंटू 3, है ना। तो मतलब हम लोगों ने इसको कैसे लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दिया। कैसे लिख दिया, ये सब प्राइम नंबर्स हैं, 2 इंटू एंड 3। प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ही तो लिखेंगे, और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है यूनिक होता है। अब मतलब इसमें ये चीज़ है कि इसको और किसी तरीके से नहीं लिखा जा सकता, ये हमेशा हर कंपोजिट नंबर के लिए यूनिक होता है। जैसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 44 है, 44 को 2 से डिवाइड करेंगे 22, फर्दर डिवाइड करेंगे तो 2 11, और आप चेक कर लीजिए 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 11 इज 44। तो इसके बीच जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 2 स्क्वायर इंटू 11, और ये हमेशा यूनिक होता है। ऐसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली वी कैन कंक्लूड कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो हमेशा कैसा होता है, यूनिक होता है। मतलब हर एक नंबर को एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका पहला टॉपिक है। इसके ऊपर ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं और खूब फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। जैसे कि ये बोल रहा है prove that there is no natural number for which 4 to the power n ends with the digit 0। तो पहले समझ लेते हैं इसका क्या मतलब है कि 4 to the power n को अगर मैं लिखूं और उसमें n की वैल्यू 1 डाल दूं, तो n की वैल्यू अगर 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1, जो कि हो जाएगा 4। तो ये 0 से एंड नहीं कर रहा है। n इक्वल टू 2, तो ये क्या है आपका 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 होता है 16, ये भी 0 से एंड नहीं कर रहा है। अब आप n की कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू ले लो, कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, और हमको यही प्रूफ करना है। 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 जो होता है 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 होता है ना।
और n इक्वल टू अगर आपने 4 डाल दिया तो भी ये डिवाइड, मतलब ये 0 से एंड नहीं करेगा। तो 4 टू द पावर 4 कितना होता है, ये होता है 256, है ना। तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। और आपको पता भी होना चाहिए 0 से एंड करने के लिए कंडीशन क्या होती है, पहले तो मैं आपको वो समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो जैसे अगर कोई भी नंबर ले लो आप जो 0 से एंड करता हो, जैसे सबसे सिंपलेस्ट नंबर जो 0 से एंड करता है वो 10 होता है। आप इसके ना प्राइम फैक्टर करो तो उसमें 2 और 5 आ जाएगा। और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 30 ले लेते हैं। 30 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 होते हैं। ऐसे ही आप 120 ले लो, 120 के फैक्टर्स करो आप। ये 0 से एंड कर रहा है ना, 2 से किया तो 60, 2 से किया तो 30, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया और 5 से किया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 2 इंटू 2 इज़ 4 इंटू 2 इज़ 8 इंटू 3 इज़ 24 इंटू 5 इज़ 120। तो आप नोटिस करोगे कि जितने भी जीरो हैं, जैसे अभी एक जीरो आ रहा है ना, एक जीरो आ रहा है, तो कम से कम एक 2 और 5 आपको मिलेगा ही। आप चेक कर लो, कम से कम एक 2 और 5 मिलेगा ही मिलेगा। अगर एक जीरो जनरेट करवाना है तो एक 2 और एक 5 चाहिए, तभी तो एक जीरो जनरेट होगा, क्योंकि 10 आ जाएगा। अगर आपको डबल जीरो करवाने हैं तो 2 2 चाहिए होंगे और 2 5 चाहिए होंगे। तो अगर जीरो से एंड करवाना है तो कम से कम एटलीस्ट आपको एक 2 और एक 5 चाहिए होगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है ना, यहाँ तक क्लैरिटी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे एक डबल का भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया 210 ले लिया, है ना। तो 210 का मैं ऐसे कर लेता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। 21 का कितना होता है, 7 इंटू 3 होता है। 2 का एग्जांपल लेता हूँ जिसमें 2 जीरो आते हो। जैसे मान लो 200 ले लिया, है ना। तो 200 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 से डिवाइड करूँगा 100, 2 से डिवाइड करूँगा तो 50, 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या कर रहा हूँ, एक 200 का एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें 2 जीरो आ रहे हैं। तो उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 इंटू 10। प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5। तो देखिए ये 2 जीरो से एंड कर रहा है ना, 2 जीरो से एंड करने का मतलब इसमें 2 पेयर आ रहे हैं 2 एंड 5 के। तो एक जीरो से अगर एंड करवाना है तो कम से कम क्या, अगर एक जीरो से एंड करवाना है तो 2 और 5 उसमें होना चाहिए। 2 जीरो से एंड करवाना है तो 2 2 होंगे और 2 5 होंगे, है ना। आई थिंक इतना क्लियर हो गया हो। तो अगर आपको किसी भी नंबर को जीरो से एंड करवाना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में मिनिमम एक 2 और एक 5 होना ही होना चाहिए, तभी वो जीरो से एंड करेगा। ठीक है ना। तो लिख देता हूँ मैं इसी चीज को, एनी नंबर ends with digit zero must have at least 2 and 5, at least 1 pair 2 and 5 in its prime factorization। किसी भी नंबर को अगर जीरो से मेरे को एंड करवाना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम एक पेयर होना चाहिए 2 and 5 का। ठीक है ना। तो हम लोग 4 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। 4 की पावर n क्या होता है, 2 इंटू 2 की पावर n। तो अल्टीमेटली कितना हो गया, 2 की पावर 2 रेज़ टू द पावर n। तो अल्टीमेटली कितना हो गया, 2 की पावर 2n। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें तो केवल 2 की ही पावर्स हैं, इसमें 5 तो है ही नहीं है। तो ये नंबर जीरो से कभी एंड ही नहीं कर सकता है। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा है, यूनिक भी है, क्योंकि हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में ही समझा था कि किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होता है, यूनिक होता है। कैसा होता है, यूनिक होता है। तो इस बात को लिख देते हैं,
and this factorization is unique, है ना। hence 4 to the power n consists of prime factor 2 only. It will not contain any 5 in its prime factorization, and hence it never end with digit 0 for any natural number। ठीक है ना। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। ठीक है, तो एक बार मैं सम अप कर देता हूँ कि इसमें बोला गया था प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 to the power n एंड्स विद डिजिट्स 0, है ना। तो मैंने आपको बताया कि n की वैल्यू डालते जाते हैं नेचुरल नंबर। एक बार 1 डाला तो ये 4 आ गया, 2 डाला तो ये 16 आ गया, 3 डाला तो 64 आ गया, 4 डाला तो ये 256 आ गया, है ना। ये देखो इसका डिजिट्स ये कभी भी 0 से एंड नहीं कर रहा है। 0 से एंड करने के लिए कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर एक 0 लेके आना है, क्या लाना है, एक 0 लेके आना है, तो उसमें कम से कम एक 2 और एक 5 होना चाहिए, क्योंकि 2 और 5 से एक 0 जनरेट होता है। जैसे ये 2 डिजिट वाला है ना, तो उसमें देखिए 2 0 लाने के लिए हम लोग को 2 पेयर चाहिए होंगे 2 और 5 के, है ना। तो मैंने यही कंडीशन लिखी थी पहले एक बार कि एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0 मस्ट हैव एटलीस्ट 1 पेयर 2 and 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर हम लोगों ने क्या किया, 4 की पावर n का प्राइम फैक्टर किया, तो वो आ गया 2 × 2 की पावर n, तो ये 2 पावर 2 हो गया और 2 पावर 2n हो गया। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, है ना। क्यों होगा यूनिक? बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, तो फिर नंबर आपके नहीं कटेंगे। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही तो बताती है ये जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, मतलब इसमें और कुछ आ ही नहीं सकता, है ना। तो 4 to the power n कंसिस्ट ऑफ प्राइम फैक्टर 2 ओनली, इट विल नॉट कंटेन एनी 5 in its prime factorization, hence it will never end with digit 0 for any natural number। ठीक है ना, यहाँ तक क्लैरिटी होगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके लिए 6 to the power n, सेम क्वेश्चन। इसमें आपको सब कुछ यही लिखना है जो भी मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा। इसमें आपको पिछले क्वेश्चन की तरह सब कुछ यही लिखना है, ओनली ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ओनली ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा, है ना। ये वाला पार्ट चेंज कर देंगे और यहाँ पर भी उसी हिसाब से आप मॉडिफाई कर लेना। ठीक है ना, जैसे मैं समझा देता हूँ, एक बार कर देता हूँ। एक और क्वेश्चन है वो आप कर लेना वाले, है ना। तो हमें पता है कि एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0 must consist of
must consist of a pair of 2 and 5 in its prime factorization. यहाँ पर एटलीस्ट सॉल्व कीजिए, कम से कम एक पेयर होना चाहिए, एटलीस्ट अ पेयर ऑफ 2 and 5 in its प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर आप क्या करना, 6 की पावर n के बारे में लिखना, इसके प्राइम फैक्टर करना है। 2 into 3 आएगा इन पावर n, तो इसमें देखो 2 की पावर n आएगा और 3 की पावर n आएगा, है ना। 2 की पावर आएगी और 3 की पावर आएगी। एंड बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन कैसा है, यूनिक है। कैसा है, यूनिक है। Hence it is not containing 5 in its prime factorization. Hence this number 6 to the power n will not end with digit 0 for any natural number। ठीक है ना। आई होप इतना आपको इतना क्लैरिटी हो गया होगा ना। इस वाले को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि मेरी पिक्चर आ रही होगी, थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं अपना। आई होप इतने में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं कंक्लूड कर देता हूँ। 6 की पावर n जो होता है वो डिजिट 0 से एंड नहीं कर सकता है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो हमने कहा कि अगर आपका नंबर 0 से एंड करता है तो उसमें एक पेयर होना चाहिए, एटलीस्ट एक पेयर होना चाहिए 2 और 5 का इन दिस प्राइम फैक्टराइजेशन। जब 6 की पावर n को हम लोगों ने लिखा तो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 की पावर n और 3 की पावर n, है ना। और ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है। ये फैक्टराइजेशन कैसा होगा, यूनिक होगा। और इसका मतलब है इसमें केवल 2 और 3 ही आ सकता है, 5 तो आ नहीं सकता है। और जब 5 आएगा नहीं, है ना, तो वो नंबर कभी भी डिजिट 0 से एंड नहीं करेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको करना है और कमेंट में आप लिख दीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक टॉपिक में जो 2 वैरायटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने दोनों करवा दिए। जैसे कि एक तो ये पूछा जाता है आपसे कि 4 टू द पावर n जो होता है वो कभी भी डिजिट 0 से एंड नहीं कर सकता है। और दूसरा इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है LCM एंड HCF। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा रहेगा। जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे लेक्चर में ही कवर कर लूँगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो इसी तरीके से आप और टॉपिक सीखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।